नमस्कार, बिग हेडलाइंस में आपके साथ मैं हूं अंकिता। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो सबवे पर मंगलवार को हुई गोली और धमाके मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान कर ली है। संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की गई है। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध की पहचान फ्रैंक जेम्स के रूप में हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर यही है या नहीं। पुलिस ने इस घटना के पीछे कोई आतंकी गतिविधि होने की अब तक पुष्टि नहीं की है। इस मामले की पुलिस की जांच जारी है। आपको बता दें कि 9/11 हमले के बाद हुई ये घटना इस घटना से अमेरिका सहम गया है। घटना मंगलवार सुबह की है। सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक हमलावर ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ऐसे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस हमले में 20 लोग घायल हो गए हैं और हमलावर मौके से फरार हो गया है। घटनास्थल की तस्वीरों और वीडियो में लोगों को स्टेशन के फर्श पर देखा गया, जो कि गंभीर रूप से घायल थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में स्मोक बम का भी इस्तेमाल किया गया था। हमलावर गैस मास्क पहने हुआ था। न्यूयॉर्क पुलिस ने जानकारी दी है कि हमलावर ने मेट्रो स्टेशन पर 33 राउंड फायर भी किए। इसमें 10 लोगों को सीधे गोली लगी। पुलिस ने संदिग्ध की फोटो जारी कर लोगों से जानकारी मांगी है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सख्त संदेश दिया है। दोनों देशों ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और निरंतर कार्रवाई करने की मांग की है कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी इलाके का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए न किया जाए। साथ ही दोनों देशों ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले और पठानकोट हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान से ये कदम उठाने की मांग की गई है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विश्व व्यापार संगठन की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खाद्य भंडार घट रहा है। आज दुनिया एक अनिश्चित स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि किसी को वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। पेट्रोल, तेल और खाद की उपलब्धता घट रही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अब एक नई और सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वो ये है कि दुनिया का अन्न भंडार खाली हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान मैंने उन्हें सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो भारत दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने देश के किसानों की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था भी कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और एनएसजी में भारत के शामिल होने का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सदस्य के तौर पर भारत के अहम योगदान की सराहना की। भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में एक संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका ने 2021-2022 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में अहम योगदान के लिए भारत को बधाई दी है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की 3 समितियों के प्रमुख के तौर पर भारत के नेतृत्व की तारीफ की है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड और ऑस्टिन ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। और ये भी बता दें कि 48 सदस्यीय एनएसजी देशों का एक विशिष्ट समूह है जो कि परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी और विखंडनीय सामग्री के व्यापार में शामिल है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में आकर निवेश करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का समर्थन करने का अनुरोध किया है। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपने अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राज्य सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा कि मेक इन इंडिया और एरोस्पेस और विश्व कार्यक्रम के लिए अमेरिकी कंपनियों से बातचीत की है। मैंने उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम सह विकास और सह उत्पादन के लिए अमेरिकी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। हम अमेरिकी कंपनियों को यूपी और तमिलनाडु कॉरिडोर में काम करने और उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए हमने कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि भारत सह विकासात्मक प्रपोजल पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी निवेशकों को भारत में निवेश करना चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। भारत में वे मेक इन इंडिया विकसित कर सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ भारत में ही बनाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विधान परिषद चुनाव परिणाम में 36 सीटों में से 70 और बीजेपी ने 33 सीटें जीत ली हैं। इससे पहले प्रदेश विधान मंडल के इस उच्च सदन में बीजेपी के 35 सदस्य थे। इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के कुल 68 एमएलसी हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी के अब महज 17 सदस्य ही रह गए हैं। इनमें से भी अप्रैल और मई में एसपी के 6 एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उनके सदस्य ही विधान परिषद में रह जाएंगे, जबकि बीजेपी 6 मनोनीत सदस्यों के खाली हो रहे पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को मनोनीत करवाकर 74 सदस्यों का प्रचंड बहुमत हासिल कर लेगी। आपको बता दें कि विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कोरोना वायरस के एक्सी वेरिएंट के बारे में आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। मंडाविया ने कहा कि ये ओमिक्रॉन का एक और प्रकार है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बताया जा रहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जहां तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की बात है तो निर्णय विशेषज्ञों को ही करना है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बहुत कम देशों ने इस आयु समूह के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी केंद्रों पर 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अन्य आयु समूह के लोगों को निजी अस्पतालों या केंद्रों में तीसरी खुराक लेनी होगी। मांडविया ने कहा है कि कोविड-19 के हालात नियंत्रण में है, तो वहीं सरकार इस पर लगातार नजर रख रही है और राज्यों को उसी हिसाब से सलाह दे रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में बच्चों का संक्रमित होना जारी है। छोटे बच्चों में कोरोना के बढ़ते केस ने उनके अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है। चौथी लहर की आशंका लोगों के मन में घर कर गई है। गाजियाबाद के बाद नोएडा के स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। नोएडा के खेतान पब्लिक स्कूल के बाद अब डीपीएस नोएडा में भी 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 26 स्टूडेंट्स अब तक कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल और केआर मंगलम स्कूल से कोरोना के मामले सामने आए हैं। जो भी बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं उनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। देश में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी एक आंकड़े के मुताबिक मार्च में खुदरा महंगाई दर फरवरी के मुकाबले लगभग 15% बढ़कर 6.95% पर पहुंच गई है। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.07% थी, तो वहीं पिछले साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.3% थी। माना जा रहा है कि मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर में ये तेजी खाने पीने के सामानों की कीमतों में उछाल की वजह से आई है। मार्च में खाने पीने के सामान के दामों में 7.68% का उछाल देखने को मिला। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज के उत्पादन, खाद्य तेलों की सप्लाई और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। इससे आने वाले समय में भी फूड इन्फ्लेशन में तेजी की संभावना है। देश में इस साल मानसून के सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने यह अनुमान लगाया है। एजेंसी के मुताबिक मानसून की शुरुआत अच्छी रहने की उम्मीद है और जून महीने में ही सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। किसानों के लिए ये अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि शुरुआती महीने में फसल की बुआई के लिहाज से अच्छी बारिश होगी। स्काईमेट के अनुसार देश भर में मानसून के जून से सितंबर के दौरान 98% तक सामान्य रहने की संभावना है। स्काईमेट के अनुसार राजधानी में सामान्य तौर पर मानसून 26 से 27 जून तक पहुंचता है। इससे पहले राजधानी में प्री मानसून की गतिविधियां होंगी। इस साल जुलाई में मानसून अपने पूरे जोर पर रहेगा। अगस्त में मानसून के सामान्य रहने या मानसून बारिश में कुछ कमी आने की संभावना भी है। सितंबर में भी बारिश में कमी आएगी। सितंबर के अंत तक मानसून की वापसी सामान्य तौर पर हो सकती है। इसी के साथ बिग हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।